इसमें कोई संदेह नहीं कि निकोला टेस्ला इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थे। फिर भी उन्हें वह मान्यता कभी नहीं मिली जो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और राइट ब्रदर्स जैसे अन्य आविष्कारकों को मिली। उनके आविष्कार हमेशा समय से आगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों को उनकी महानता का एहसास उनके निधन के बाद ही हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े आविष्कारक होने के बावजूद टेस्ला ने अपने अंतिम दिन एक होटल के कमरे में अकेले बिताए, और जब उनका निधन हुआ तो वे पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक महान आविष्कारक की जिंदगी का अंत इस तरह क्यों हुआ? निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1956 को क्रोएशिया के एक छोटे से शहर मिलियन में हुआ था। उनके जन्म के समय उस शहर में तेज तूफान आ रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। उनकी जन्म लेने वाली दाई ने कहा कि यह बच्चा दुनिया में अंधकार लाएगा, जिस पर उनकी मां ने उत्तर दिया कि नहीं, यह दुनिया को प्रकाश से भर देगा। हालांकि उस समय उनकी मां को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह कहना सच साबित होगा। जब टेस्ला 5 साल के थे तब उनके बड़े भाई का एक घोड़े से गिरकर निधन हो गया। वह अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और इस घटना का सदमा वह अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाए। टेस्ला को बचपन से ही अजीब और चमकदार चीजें देखने का अनुभव होता था। उनकी वजह से उन्हें यह तय करने में काफी भ्रम होता था कि कौन सी चीज असली है और कौन सी काल्पनिक। शुरुआत में वे इनविजन से काफी परेशान रहते थे, लेकिन बाद में यही दृष्टि उनकी आविष्कारों में बहुत सहायक साबित हुई। इनविजन के कारण वे अपने किसी भी आविष्कार का प्रयोग अपने दिमाग में पहले ही कर लेते थे। उन्हें हमेशा से आविष्कार करने का शौक था और इसका पूरा श्रेय वे अपनी मां को देते थे। असल में उनकी मां ट्यूब का माइंड थी और अपने खाली समय में घर के छोटे छोटे सामानों को आविष्कार करने का शौक रखती थी। इसके साथ ही उन्हें फोटोग्राफिक मेमोरी का वरदान भी प्राप्त था। एक बार किसी चीज को देखने के बाद वे उसे कभी नहीं भूलती थीं। यही विशेषता उन्हें भी विरासत में मिली थी। उनके पिता एक पादरी थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उसी राह पर चले। इस कहानी का मुख्य पात्र केवल इंजीनियरिंग के प्रति अपनी लगन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वह 17 साल के थे तब वह इस्लाह जा की बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि बचने की संभावनाएं बहुत कम थीं। उस समय उनके पिता ने उनसे वादा किया कि यदि वह ठीक हो गए तो उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे। ठीक होने के बाद वह पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उन्होंने एक तकनीकी कॉलेज में दाखिला लिया। असल में दोस्तों, टेस्ला का दिमाग हमेशा से ही तेज था। वह कैलकुलस की सबसे कठिन गणनाओं को अपने दिमाग में ही हल कर लेते थे। हालांकि उनके कॉलेज का सफर शुरू में बहुत अच्छा रहा, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। दरअसल उन्हें जुए की लत लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया। इस जुए की लत के कारण उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें बुडापेस्ट की एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करनी पड़ी। एक दिन जब वह खाली समय में एक पार्क में टहल रहे थे, अचानक उनके दिमाग में अल्टरनेटिंग करंट के जरिए बिजली बनाने का एक आइडिया आया। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह मिशन दुनिया को बदलकर रख देगा। इसके बाद 1982 में टेस्ला पेरिस में बस गए और वहां थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी की एक शाखा में नौकरी करने लगे। शुरुआत में उनका काम केवल इंडोर लाइटिंग का था, लेकिन जल्द ही उनकी काबिलियत को देखते हुए कंपनी के मैनेजर ने उन्हें डायनेमो और मोटर्स के डिजाइनिंग का काम सौंप दिया। 1884 में टेस्ला को न्यूयॉर्क स्थित रेडिसन मशीन वर्क्स में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। शुरुआत में एडिसन और टेस्ला दोनों एक दूसरे की काबिलियत से काफी प्रभावित थे और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक दूसरे की प्रशंसा और सम्मान करने का यह क्रम ज्यादा समय तक नहीं चल सका और दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। दरअसल ये दोनों आविष्कारक इस बात पर असहमत थे कि बिजली को कैसे नियंत्रित और वितरित किया जाना चाहिए। एडिसन ने इसके लिए डायरेक्ट करंट डीसी का समर्थन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज केवल एक दिशा में बहता है। वहीं टेस्ला ने इसे अल्टरनेटिंग करंट एसीसी के रूप में देखा, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। असल में बिजली की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का दिशा बदलना आवश्यक है, क्योंकि इससे आउटलेट पर ओवरपावर नहीं होता, जिससे बिजली को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। यही कारण है कि घरों और बड़े उपकरणों को अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है, जबकि डायरेक्ट करंट का उपयोग
कम वोल्टेज वाले उपकरणों जैसे बैटरी चार्ज करने और फ्लैश लाइट जलाने में किया जाता है। एडिसन भी इस तथ्य को जानते थे, फिर भी उन्होंने इसका विरोध किया। दरअसल उन्हें इस बात की चिंता थी कि यदि यह चलन बढ़ गया तो इससे डीसी प्रणाली पर काफी असर पड़ेगा। चूंकि डीसी के सभी पेटेंट एडिसन के पास थे, ऐसे में सबसे अधिक नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ सकता था। इस पूरी बहस का परिणाम यह हुआ कि एडिसन ने अपनी कंपनी छोड़ दी और 1950 में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी की शुरुआत की। हालांकि निवेशकों की कमी के कारण यह कंपनी सफल नहीं हो पाई और उन्हें अपने सभी पेटेंट से हाथ धोना पड़ा। कंपनी के बंद होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें जीवित रहने के लिए मजदूरी का काम करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद उनकी किस्मत एक बार फिर से बदल गई। दरअसल 1887 में उन्होंने एक इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया जो कि अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। यह उस समय बिजली को मैकेनिकल पावर में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया। उनके इस आविष्कार के कारण जॉर्ज वेस्टिंग हाउस का ध्यान पहली बार उनकी ओर आकर्षित हुआ। वास्तव में वेस्टिंग हाउस ने एडिसन के डीसी करंट का मुकाबला करने के लिए अपना खुद का एक अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम विकसित किया। उन्हें लगा कि टेस्ला की मोटर उनके करंट सिस्टम को पूरा कर सकती है, इसलिए उन्होंने टेस्ला से $60,000, कंपनी के कुछ शेयर और कुछ रॉयल्टी के बदले इस मोटर का लाइसेंस अपने नाम करवा लिया। इसके अलावा वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को अपनी कंपनी में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिसकी सालाना सैलरी $2,000 थी, जो आज के समय में लगभग $50,000 के बराबर है। इस प्रकार एडिसन और टेस्ला के बीच एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। एडिसन ने टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, यहां तक कि उन्होंने इस करंट के खतरों को साबित करने के लिए जानवरों पर भी प्रयोग किए। लेकिन एडिसन की सभी कोशिशों के बावजूद टेस्ला और वेस्टिंग हाउस लगातार आगे बढ़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1803 में शिकागो में आयोजित कोलंबिया एक्सपोजिशन नामक विशाल मेले के लिए इस्लाम के वैकल्पिक धारा अल्टरनेटिंग करंट को चुना गया। यह वास्तव में दुनिया का पहला ऐसा मेला था जिसमें बिजली का उपयोग किया गया। इस निर्णय ने उस महिला को इस तरह से प्रेरित किया कि चमचमाती रोशनी देखकर सभी को यह एहसास हुआ कि भविष्य वैकल्पिक धारा का है। इसके बाद इस निर्णय को एक और बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने नायग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला वैकल्पिक धारा पावर प्लांट स्थापित किया। इस प्रकार निकोला टेस्ला ने इस लड़ाई में एडिसन को मात दी। हालांकि टेस्ला की जीत हुई, लेकिन उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। दरअसल उनकी कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी, जिसके कारण उन पर $10 मिलियन का कर्ज हो गया था। इस कठिन समय में वेस्टिंग हाउस अपने मित्र टेस्ला के पास गए और मदद मांगी। वेस्टिंग हाउस ने कहा कि यदि टेस्ला अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे तो कंपनी को डूबने से बचाया जा सकता है। दोस्त से यह सुनकर कि इस्लामिक कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया, टेस्ला ने अपनी $12 मिलियन की रॉयल्टीज एक पल में छोड़ दी। कहा जाता है कि अगर टेस्ला ने उन रॉयल्टीज को नहीं छोड़ा होता तो वह उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और पहले बल्लेबाज बन सकते थे। लेकिन टेस्ला के लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी दोस्ती थी। उन्हें यह समझ था कि वेस्टिंग हाउस ने उनकी मदद तब की थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था। इस रॉयल्टी के बदले में वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को $2,16,000 का भुगतान किया, जिससे टेस्ला वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक नई लाइन स्थापित की। इसके बाद टेस्ला के आविष्कारों का दौर शुरू हुआ और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 300 से अधिक चीजों के पेटेंट अपने नाम की। उनके आविष्कारों में लाइटिंग, एक्सरे और रिमोट कंट्रोल जैसी चीजें शामिल थीं। 1998 उन्होंने रिमोट कंट्रोल की मदद से एक छोटी सी नाव को पानी में चलाकर दिखाया। यह आविष्कार अपने समय से इतना आगे था कि इसे देखकर लोगों को यह किसी जादू से कम नहीं लगा। जब दुनिया के पहले रेडियो सिग्नल को प्रसारित करने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक उनकी जिंदगी में आग लग गई, जिससे उनकी सदियों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना के कारण वे अगले 2 सालों तक रेडियो के पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसी बीच इटली के आविष्कारक मार्क ने भी रेडियो के आविष्कार पर काम किया। 1901 में मार्को ने फैसले के 17,000 पेटेंट का उपयोग करके दुनिया का पहला रेडियो सिग्नल भेजा। हालांकि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 1904 में जब रेडियो के पेटेंट से उनका नाम हटाकर मार्कोनी का नाम लिखा गया तो उन्हें गुस्सा आया। कहा जाता है कि इसके पीछे एडिशन का हाथ था,
जो शुरू से ही मार्कोनी को वित्तीय सहायता दे रहे थे। टेस्ला ने इस मामले को अदालत में भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके पक्ष में फैसला तब सुनाया गया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वास्तव में वे एक ऐसी तकनीक विकसित करना चाहते थे जो दुनिया में असली संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की क्षमता रखते। इस तकनीक को बनाने में उन्होंने अपनी सारी पूंजी निवेश की, लेकिन यह तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी, इसीलिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई निवेशक नहीं मिला। मजबूरन उन्हें अपना यह सपना छोड़ना पड़ा। इन घटनाओं का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा और आर्थिक रूप से भी वे पूरी तरह से बर्बाद हुए। इसके बाद उन्हें एक बार फिर वेस्टिंग हाउस के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करना पड़ा। इस नौकरी के चलते उन्हें रहने के लिए एक होटल का कमरा मिला और भोजन की व्यवस्था भी की गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल इसी होटल के कमरे में बिताए और जब उनकी मृत्यु हुई तो वे भारी कर्ज में डूबे हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि इतने महान आविष्कारक होने के बावजूद उनका अंत इस तरह क्यों हुआ? असल में इसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि जिन लाखों या चैप्टर लिस्ट के बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जो एक बिजनेसमैन के लिए कभी सोचने योग्य नहीं होते। उन्होंने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की। उनकी चिंता केवल इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करने की थी। वे दुनिया को बदलना चाहते थे और आज हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वे अपनी इस कोशिश में पूरी तरह सफल रहे।